नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सक्सेस जोन पे। देखिए, आज से हम लोग 2018 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे और ईवीएस की 30 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, ठीक है? और आशा है आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू-कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। देखिए, तो आपको पता है, ठीक है ना? अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है? अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर इधर है, ठीक है ना? जम्मू कश्मीर इधर है, लेकिन बिहार कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जहाँ जिसके सापेक्ष पूछता है ना, वहाँ पे एक ऐसे क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दीजिए। अब ये जम्मू कश्मीर किधर पड़ रहा है? इधर उत्तर होता है ना? इधर उत्तर है, इधर क्या है? पश्चिम है, ठीक है? और दूसरी इस साइड क्या होता है? पूर्व, ठीक है ना? इस साइड क्या होता है? पूर्व और नीचे की साइड क्या होता है? दक्षिण, ठीक? अब देखिए, तो बिहार के सापेक्ष में ये कहाँ पे है? उत्तर-पश्चिम, ठीक है? उत्तर-पश्चिम सिर्फ़ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है? और गोवा किधर है? गोवा भी हमारा इस साइड साउथ के साइड ही पड़ता है ना, तो गोवा भी गोवा किस दिशा में हो जाएगा? एक तो पश्चिम और फिर दक्षिण, ठीक है? पश्चिम और दक्षिण, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही? उत्तर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है? तो बिहार के सापेक्ष जम्मू-कश्मीर उत्तर-पश्चिम तथा गोवा दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में अगर कमी होगा तो धीमा हो जाएगा। क्योंकि अगर एरिया एरिया जो है कम होगा, एरिया कम है अगर, तो फिर उसमें से उसमें क्या होगा कि तापमान वृद्धि और वाष्पीकरण धीमी हो जाएँगी, ठीक है ना? तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने पर वाष्पीकरण सबसे धीमा होता है, ठीक है? आप देखे भी होंगे कि अगर मटके में पानी रख देंगे आप, तो उसका 2 रीज़न होता है, उसमें से मतलब ठंडा रहने का। एक पहला रीज़न ये है कि उसमें से वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है ना? और दूसरा वो मिट्टी का है तो इसकी वजह से, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है दिशात्मक कौशल, मानचित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल। तो स्थान, दूरी और दिशा अगर इस चीज़ का अगर सापेक्ष स्थिति को समझना है, तो आपको मानचित्र कौशल कौशल इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? तो मैपिंग स्किल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनसीएफ 1975, ठीक है? एनसीएफ 1975 ने पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में पढ़ाने की सिफारिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एनसीएफ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर ये पूछ दे कि पर्यावरण की सिफारिश किसने की थी पढ़ाए जाने की, तो एनसीएफ 1975, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में? तो देखिए स्थानांतरित खेती जिसको झूम खेती भी कहते हैं, इसको इसका रिवाज जो है अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां का हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में भी अगर मान लीजिए ये दिशा न देकर के ऑप्शन भी देता है तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको देख लीजिएगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। सी नंबर पे जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपने नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस यानी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। देखिए सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ये तीनों ही प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियों
और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वर्षा छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है, या फिर ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊँचाई पर होते हैं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वर्षा छाया में होते हैं, ठीक है? तो ये हिमालय के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्लोरीन। देखिए ताजमहल है ना, वो धीरे-धीरे पीला हो रहा है, ठीक है? और इसका पीला होने का रीज़न जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है? SO2, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने या पल्लव राजवंश ने? तो गोलकोंडा का जो किला है ना, काकतीय राजवंश, ठीक है? तो इस किले का निर्माण काकतीय राजवंश द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 ग्राम पर ml, ठीक है ना? 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है? ये पूछ रहा है कि द्रव्यमान क्या होगा? तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 15 इंटू अगर 3 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना? क्योंकि आपको पता है ना कि ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन, ठीक है ना? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन। तो 15 में जब 3 का गुणा कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा? 45, ठीक है? 45 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी अदिश राशि है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अदिश राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ परिमाण होता है, ठीक है ना? क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या क्या होता है इसमें? परिमाण होता है, ठीक है ना? देखिए, इसमें परिमाण होता है, लेकिन दिशा परिमाण तो होता है, लेकिन दिशा क्या होती है? नहीं होती है, ठीक है ना? दिशा नहीं होती है। तो जब दिशा नहीं है, तो अदिश हो जाएगा, ठीक है? और सदिश में अगर क्या होता है, परिमाण परिमाण भी होता है और क्या होता है? दिशा भी होता है, ठीक? अब देखिए पूछा है कि कौन-सा नहीं है, तो द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान और भार में फ़र्क है, ठीक है? भार बराबर होता है mg, ठीक है ना? भार का मतलब होता है mg, ठीक है? तो और गुरुत्वाकर्षण किस पे? दिशा पे निर्भर करती है, ठीक है? तो भार भी किस पे निर्भर हो जाएगा? दिशा पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश भी, ठीक है ना? अपारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। लेकिन पारभासी में क्या होता है कि ये मतलब छननी की तरह होता है कि कुछ-कुछ जाएगा पर पूरा नहीं जाएगा, ठीक है? और पारदर्शी में पूरी तरह से प्रकाश गुजर जाता है, ठीक है ना? तो इस ये 3 कैटेगरी हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, जिसका भार चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है, ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, जिसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना है? 10 केजी है, तो इसका 6 गुना होता है, ठीक है ना? कितना होता है? 6 गुना। तो 10 में अगर 6 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है? तो पृथ्वी पर भार क्या हो जाएगा? 60 केजी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विलेय का विघटन दर, ठीक है? और डॉट, डॉट, डॉट पर निर्भर करता है, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर या फिर भार पे, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतह क्षेत्र पे। देखिए एक विलयन का विघटन दर जो होता है ना, सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। विघटन दर मुख्य रूप से विलेय के सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन-सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। हम लोग कल की क्लास में भी देखे थे कि संवेदनशील का मतलब ही होता है, संवेदनशील का सिंपल सा मतलब होता है कि बच्चा जो है वो आप मतलब कि अगर पौधा लगा रहा है, तो उसके अंदर संवेदनशील की भावना आएगी, अपनापन पैदा होगा उसके अंदर, ठीक है? तो पेड़ों के संरक्षण से संवेदनशील बनाया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा, जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। कौन-सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है?
इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इससे क्या होगा कि समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिससे कि वे पीड़ित थे, ठीक है ना? तो सर्वेक्षण से समुदाय को अपनी बीमारियाँ समझने में मदद नहीं मिलती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों से उनके अनुभव पूछे, ठीक है? और संसाधनों का उपयोग किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कौन-सा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवनात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण, ठीक है ना? क्योंकि इंक्वायरी अप्रोच का मतलब अन्वेषण दृष्टिकोण जो है ये जो अभी मतलब परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों से उनके अनुभव पूछे, तो ये क्या हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण यानी इंक्वायरी अप्रोच, ठीक है? एक बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय होता है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या फिर समुदाय में उपलब्ध सभी ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है? तो यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का क्या प्रदान करता है? अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से आगे जाना, पाठ्य पुस्तकों को वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से जोड़ना, संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण अपनाना, या फिर पाठ्यचर्या से आगे जाना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकों से आगे जाना, ठीक है ना? इसका मुख्य अर्थ पाठ्य पुस्तकों की सीमाओं से क्या है? आगे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमा ने कक्षा 3 के छात्रों को एकल और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ाया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ए, परिवार की परिभाषा गलत है। बी, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। सी, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। डी, परिवार की अवधारणा इसी प्रकार पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ठीक है? तो विविधताओं को शामिल न करने से यह दृष्टिकोण समावेशी नहीं बनता, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? गतिविधियां हैं, मतलब है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा। देखिए, चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आप देखे होंगे ईवीएस की कक्षा में श्यामपट्ट का भी उपयोग होता है, चित्र खींचा जाता है, ठीक है? फील्ड भ्रमण के लिए भी लेके जाया जाता है, जैसे पौधे के बारे में अगर आपको समझाना है तो बच्चे को आप क्लास में चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप फील्ड में अगर कोई पौधा है उसके पास लेकर के जाते हैं और उसके एक-एक पार्ट को आप एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चा जो है ज़्यादा ईज़िली समझे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है? तो एकीकृत, समावेशी और विषयगत होने पर यह समग्र शिक्षा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, ठीक है ना? सपेरों पे एक अध्याय है और इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक और संवेदनशील बनाना है। फिर कि यह एक अवैध कार्य है, या फिर सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, या फिर कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और आजीविका का के विकल्प मिले, ठीक है? या फिर बनाता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए इसको, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाए और आजीविका के विकल्प मिले, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? या फिर यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, या यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या फिर यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समय बर्बाद तो नहीं करता है, ठीक है ना? मिड डे मील की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है देखिए बिना
पेट भरे तो इंसान पढ़ नहीं सकता है। और आज भी इंडिया की ऐसी स्थिति नहीं है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला सकें। तो मिड डे मील बहुत ही अच्छी एक मुहिम है सरकार के द्वारा, ठीक है? तो यही इसका आंसर यही हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना का क्या कहला बतलाता है? एक स्कूल बैग का कम वजन या फिर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या या अबोध के भार को कम करने की जरूरत है या फिर ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो छोटा बच्चा है, जो अबोध बच्चा है, उसके भार को कम कर किया जाए, ठीक है ना? तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा का मतलब इतना सा है कि बच्चे के ऊपर बोझ भी ना पड़े और वो पढ़ भी ले, ठीक है? इसका तात्पर्य बच्चों पर से है अबोध गम्यता का भार कम करना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग-अलग सीख सकते हैं या फिर कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना या सहयोग के मूल्यों को लागू करना और सक्रिय रूप से भाग लेना या फिर छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और कार्यभार कम करना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? सहयोग के मूल्यों को लागू करना और सक्रिय रूप से भाग लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाला का फुल फॉर्म पूछा हुआ है और ये पूछता है, ठीक है ना? जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे, तो उस टाइम पे भी हम आप भी जब ज्वाइन करेंगे ना, तो टीचर ट्रेनिंग होती है, तो उसमें ऐसे पूछे जाते हैं कि एनसीएफ का फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है? और फिर यही बाला पेंटिंग क्या होती है, ठीक है? तो देखिए बाला का पूरा रूप क्या है? तो ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट या फिर ब्रेल एज लर्निंग एड या फिर बिल्डिंग एज लर्निंग एड या फिर ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है या फिर वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार या फिर सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है? विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको आप मतलब कोई क्वेश्चंस हो आप रिप्लाई किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। मतलब हम लोग भी देखें कि कौन-कौन लोग देख रहे हैं आपको, ये चीज़ हम लोग को बहुत मोटिवेट करेगा, ठीक है? देखिए, महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक है। मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या फिर अंधविश्वास है। तो देखिए महिला पुरुष का अगर तुलना हो और उसमें एक को कमज़ोर दिखाया जा रहा है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगा, ठीक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह समाज में व्याप्त एक लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है? और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।